नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। मेरिडियन डोमेन में एंटर करने के बाद आदर्श को दुनिया अलग लगने लगी। इस दुनिया में सर्वव्यापी युआन क्यूई को समझने के लिए उसे बैंगनी क्रिस्टल मूल का उपयोग करने की नीड नहीं थी। ये युआन क्यूई हवा की तरह थी। ये हर सांस के साथ उसके शरीर में एंटर करती और उसके रोम छिद्रों से बाहर निकल जाती। इसने आदर्श के शरीर को सब्टली बदल दिया। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में भोजन की तुलना में एनर्जी का लेवल हायर था। सामान्य लोग अनाज खाते थे, लेकिन एक साधक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अपनी एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। एक निश्चित लेवल पर पहुंचने पर वो अनाज खाना पूरी तरह से छोड़ सकता था। इसका मतलब था कि व्यक्ति केवल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्रदान की गई एनर्जी पर जीवित रह सकता था। इस जीवित रहने की मेथड से व्यक्ति का शरीर शुद्ध हो जाता था। कम अशुद्धियों के साथ वो अधिक समय तक जीवित रह सकता था। प्राचीन लोग इस स्टेट को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए प्राचीन पुस्तकों में इसके बारे में प्रचुर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बेशक आदर्श अभी भी अनाज से परहेज करने की पोजीशन से बहुत दूर था। आदर्श को लग रहा था कि अगर वो उस पोजीशन में पहुंच भी गया जहां वो अनाज से परहेज कर सकता था, तो भी वो कभी उस कंडीशन में नहीं फंसेगा। धरती पर आदर्श एक पेटू था, जिसमें परिष्कार का अभाव था। ये कहना चाहिए कि आदर्श खाने का पारखी था, खाने का पारखी। पहला आलस्य और पेटूपन का प्रतीक था, जबकि दूसरा उन लोगों के लिए था जो जीवन की सुंदरता का एंजॉय कर सकते थे। आदर्श को न सिर्फ खाने का शौक था, बल्कि वो एक अच्छा कुक भी था। वो लंबे समय तक धरती पर अकेला रहा था। हालांकि उसके व्यंजन किसी बड़े कुक से कमतर थे, लेकिन उसका घर का खाना बेहद टेस्टी होता था। यदि आदर्श ने 2 साल बाद अपने लुक और पाक स्किल्स के साथ अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की होती, तो वो महिलाओं की नजर में एक बेहद एलिजिबल बैचलर होता। दुर्भाग्य से अंतरिक्ष काल में सुरंग खोदने के कारण उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ी। गरीब और पीड़ित लियान जनजाति के कबीलों में आदर्श अपनी पाक आर्ट का प्रदर्शन नहीं कर सका। आदर्श बस यही होप कर सकता था कि भविष्य में उसकी लाइफ अच्छी हो। वो खुद को रिवॉर्ड देने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की मेज सजाएगा। अनाज से परहेज करना, हवा चूसना, ओस पीना, ये सब नरक में जा सकते हैं। इस तरह की लाइफ जीना बहुत ही हॉरिबल था। अगर वो अपनी स्वाद कलिकाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो क्या ये जीवन के सुखों में एक बड़ी कमी नहीं थी? इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में 1 महीने के लिए आने के बाद आदर्श ने जो मांस देखा था, वो सिर्फ बेकन का टुकड़ा था। हालांकि उसका स्वाद बुरा था, फिर भी वो मांस ही था। बेकन खत्म होने के बाद सिर्फ मोटे अनाज का दलिया बचा था। आदर्श की स्वाद कलिकाएं असंतुष्टि से रो रही थीं। बेशक अपनी परिस्थितियों के तहत आदर्श केवल पेट में दर्द पैदा करने वाली भूख को सहन कर सकता था और उजाड़ हड्डियों के सार का उपयोग करके अपनी एनर्जी को फिर से भर सकता था। शुक्र है, उजाड़ हड्डियों का सार बहुत अच्छा स्वाद था। चूंकि लियान आदिवासी कबीलों ने भोजन रोक दिया है, मेरे लिए कोई भोजन नहीं छोड़ा है। मैं उनकी उजाड़ हड्डियों का सार खाऊंगा। आखिरकार उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो वीरान हड्डियों के सार को पूरी तरह से सोख लेगा। आदर्श औपचारिकता निभाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था और उसने बैंगनी क्रिस्टल की कैपेबिलिटीज की मदद से आज जितना चाहे उतना सार सोखने का डिसीजन किया। आदर्श हमेशा से यही करता आया था, लेकिन आज उसकी प्लानिंग में डिस्टर्बेंस आ गया। भोर में आदर्श ने फील किया कि जब वो गांव लौटा तो जनजाति बहुत लाइवली थी। कबीले के सभी बच्चे और बूढ़े अपने घरों से बाहर आ गए थे। वे कुलपति के कंपाउंड के सामने चौक में इकट्ठा हो गए थे, जिससे वो छोटा सा चौक लोगों से भर गया था। भीड़ के बीच में एक पहाड़ी के आकार की विशालकाय ऑब्जेक्ट थी। आदर्श ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और सरप्राइज्ड रह गया। वो छोटी पहाड़ी जैसी ऑब्जेक्ट एक विशाल एनिमल थी। आदर्श दंग रह गया। लियान जनजाति के कबीलों में इतना विशाल एनिमल कैसे आ सकता है? एनिमल का सिर देखकर लग रहा था कि वो बहुत पावरफुल है। ऐसा एक एनिमल पूरे लियान जनजाति के कबीलों को आसानी से धूल में मिला सकता है। लेकिन इतने सारे लोगों के चारों ओर जमा होने के कारण ये विशाल एनिमल स्पष्ट रूप से अग्रेसिव नहीं था, बल्कि उस छोटी सी जगह में लियान जनजाति के साथ पीसफुली रह रहा था। आदर्श के दिमाग में अचानक आइडिया कौन था? ये एनिमल। उसे वो दिन याद आया जब वो इस दुनिया में आया था। प्रिया के साथ घर लौटते हुए उसने जंगल में एक विशाल एनिमल को दौड़ते देखा था। वो एनिमल लगभग 10 मीटर लंबा था, जिसके नुकीले दांत और मांसल अंग धातु के खंभों जैसे थे। उसकी दौड़ने की स्पीड बहुत तेज थी और उस राक्षस की पीठ पर एक आदमी था, जिसकी पीठ पर तलवार लटकी हुई थी। उस आदमी का ऑरा प्रभावशाली और बेहद फियरसम था। उस दृश्य ने आदर्श पर गहरी छाप छोड़ी थी। आखिरकार एक पृथ्वीवासी होने के नाते ऐसा दृश्य बेहद शॉकिंग था। और अब चौक में खड़ा ये विशालकाय एनिमल खेतों में दौड़ रहे उस एनिमल जैसा ही लग रहा था। हो सकता है कि ये वही एनिमल हो। आदर्श को अचानक समझ आ गया कि लियान कबीलों में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गया है। ये विशाल एनिमल वीआईपी की सवारी थी। आदर्श इतना जरूरी काम कैसे भूल सकता था? वो तेजी से चौक की ओर भागा। रास्ते में आदर्श ने ग्रामीणों को जश्न मनाते देखा, मानो ये न्यू ईयर हो। आदर्श भी बातचीत सुन रहा था।
इन बातचीतों से आदर्श का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल एनिमल का मालिक दिव्य रक्षक दल का सदस्य था। दिव्य रक्षक दल वैभव दिव्य साम्राज्य की कुलीन सैन्य इकाई थी। इसके प्रमुख सदस्यों का लेवल बैंगनी रक्त डोमेन से भी ऊपर था। बैंगनी रक्त योद्धाओं से बनी मूल यूनिट्स के साथ दिव्य रक्षक दल की युद्ध क्षमता अपराजेय थी। दिव्य रक्षक दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट थे। उस समय वैभव सम्राट ने दिव्य रक्षक दल को विभिन्न देशों में ले जाकर वैभव दिव्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ये विनाशकारी डिवीजन दिव्य रक्षक दल अज्ञात पीढ़ियों तक अपनी विरासत को आगे बढ़ाता रहा। वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धा चयन में चुने गए व्यक्ति दिव्य रक्षक दल रिजर्व में एंटर करेंगे। वे पहले रिजर्व में साधना करेंगे और एवैल्यूएशन में उत्तीर्ण होने के बाद वे ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं, लेकिन एवैल्यूएशन में पास होना बेहद डिफिकल्ट था। अगर वे फाइनल एवैल्यूएशन में फेल हो जाते तो उन्हें रेगुलर आर्मी में भेज दिया जाता। इसके बाद दिव्य रक्षक दल के कुलीन सदस्य बनने की उनकी यात्रा समाप्त हो जाती। अगर वो दिव्य रक्षक दल का सदस्य है तो इसका मतलब ये है कि हमारे कबीलों में आने वाला ये व्यक्ति कम से कम एक पर्पल ब्लड योद्धा तो होगा ही। दिव्य रक्षक दल का एक बैंगनी रक्त योद्धा क्लाउड वाइल्डरनेस में पैदा हुए बैंगनी रक्त योद्धा से युद्ध कौशल में पूरी तरह से अलग था। वास्तव में दिव्य रक्षक दल मेंबर जो लियान आदिवासी कबीलों में आया था, बैंगनी रक्त डोमेन के पीक पर एक एक्सपर्ट था। इस लेवल तक पहुंचने और दिव्य रक्षक दल में निपुण होने के कारण उनकी युद्ध कुशलता बेजोड़ थी। वे दिव्य रक्षक दल के एक स्पेसिफिक योद्धा थे। ऐसे व्यक्ति के लिए जो विशाल जंगल में आया था, 1 लाख की विशाल जनजाति के कुलपति को भी आदरपूर्वक झुकना पड़ता था। लियान जनजातीय कबीलों के लिए ऐसी पोजीशन भयावह थी। इस तरह विक्रम के उच्च पदस्थ लोगों ने पूरी पावर झोंक दी। विक्रम और कुलपति ने स्वागत समारोह का लीड करते हुए अपनी सबसे बड़ी मुस्कान बिखेरी। आदर्श ने भी इसे साफ साफ देखा था। वो आदमी वही था जिसे उसने पहली बार इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में आते समय देखा था। उसका ऑरा प्रभावशाली था और दूर से भी उसका प्रेशर था। सचमुच वही है। आदर्श का मन चमक उठा। ये उससे दूसरी बार मिल रहा था। इस दुनिया में कदम रखने के तुरंत बाद उनसे मिलना निश्चित रूप से कोइंसिडेंस नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से ही और क्लाउड वाइल्डरनेस की अपनी समझ से वो जानता था कि क्लाउड वाइल्डरनेस और विशेष रूप से लियान जनजातीय कबीला एक गरीब जनजाति थी जिसके बारे में कोई भी एक्सपर्ट कभी भी कंसर्न नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य रक्षक दल का एक कुलीन वर्ग होने के नाते इतने लंबे समय तक लियान जनजाति के साथ रहने के उसके अपने रीजन जरूर होंगे, लेकिन कारण क्या हो सकता है? आदर्श गहरी सोच में डूबा था। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसकी 5 इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई थीं। उसने भीड़ के शोरगुल के बीच चुपचाप इधर उधर देख रही प्रिया को देखा। बहन प्रिया, आदर्श चीखा। आदर्श। उसे देखकर प्रिया के चेहरे पर खुशी छा गई। ओह आदर्श, तुम। आज उसे आदर्श में कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वो ठीक ठीक बता नहीं पा रही थी कि क्या। अगर अतीत के आदर्श का वर्णन करना हो तो वो एक सीधा सादा मासूम बच्चा होता, लेकिन अब आदर्श एक स्मार्ट, सुंदर और युवा बालक था। उसके फटे पुराने कपड़े भी उसकी शालीनता और नए ऑरा को छुपा नहीं पा रहे थे। प्रिया को अचानक एक वाक्य याद आया। कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा। हर अच्छी तलवार म्यान में छिपी होती है, उस दिन का इंतजार करती है जब उसे बाहर निकाला जाएगा। आज के आदर्श ने प्रिया को बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग दी। हालांकि ये अंतर केवल प्रिया ही महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो आदर्श के साथ लगातार संपर्क में रहने के कारण उसे बहुत अच्छे से जानती थी। जो लोग आदर्श से परिचित नहीं थे वे बस कुछ अलग देखते और उसे नजरअंदाज कर देते। आखिर आदर्श एक बीमार बच्चा था जिसे बेकार माना जाता था। बहन प्रिया, मैं ठीक हूं। आदर्श हंसा। वो जानता था कि मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसका आभामंडल बदल गया था। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। उसने सहजता से प्रिया का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। मेरिडियन क्षेत्र में होने के कारण एक अदृश्य शक्ति उसके हाथ के एक हल्के खिंचाव से ही लोगों को किनारे कर देती, जिससे उसे आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिली। जो लोग ये समझने के लिए मुड़ते कि क्या हुआ है, उन्हें बस एक बच्चा ही दिखाई देता जो वहां से गुजर रहा था। जब तक उन्हें कोई रिएक्शन मिलता वे सोचते कि आदर्श का शरीर छोटा है, इसलिए वो भीड़ के बीच से निकल पाया। चौक के बीच में लियान जनजाति के बड़े लोग अभी भी तलवारधारी का ध्यानपूर्वक स्वागत कर रहे थे। विक्रम, आदेश दो, सुअर को मारो और दावत की व्यवस्था करो। कुलपति ने हाथ हिलाया, भले ही उनका दिल दुख रहा था। जनजाति कुछ मवेशी पालती थी। यही लियान जनजाति का पूरा धन था। हालांकि मवेशी पृथ्वी के मवेशियों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। जंगल में जमीन पर चट्टानें बिखरी पड़ी थी। कुछ चट्टानें काले लोहे के पत्थर की थीं। खेती के लिए जमीन का एक टुकड़ा खोलना बेहद मुश्किल था। मवेशियों के बिना लियान जनजाति कोई भी भोजन पैदा नहीं कर पाती, और जब ऐसा होता तो लियान जनजाति भोजन के लिए पूरी तरह से प्रताप जनजाति पर निर्भर हो जाती। इसलिए लियान आदिवासी कबीले में हर सुअर की कीमत 10 जिंदगियों से भी ज्यादा थी। ये बात दयनीय लग सकती थी, लेकिन यही रियलिटी थी।
दिव्य रक्षक दल के सदस्य के रूप में तलवारधारी के लियान जनजाति में आने के साथ जनजाति को मेहमानों का सत्कार करना पड़ा। हालांकि जनजाति ने टूटी हड्डियों को साफ करने के लिए कमर कस ली थी, इसलिए भोजन बचा नहीं था। वे केवल मवेशियों को मारने का ही सहारा ले सकते थे। तलवारधारी स्वाभाविक रूप से जानता था कि जंगल में रहने वाले छोटे कबीले कठिन जीवन जीते हैं। उसने शांत भाव से कहा, आपको मवेशियों को मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते समय मुझे कई खूंखार जानवर मिले जिन्होंने मुझ पर अटैक किया। मैंने उन्हें मार डाला और उस सींग वाले जानवर का मांस राशन के तौर पर रख लिया। आपको बस लोगों को बुलाकर उसे नीचे उतारकर पकाना होगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने यह बात बिना किसी दिखावे के कही हो, लेकिन लियान जनजाति के लोग इससे सरप्राइज रह गए। बादलों के जंगल में 3 प्रकार के एनिमल थे जो मनुष्यों पर अटैक करते थे: जंगली जानवर, खूंखार जानवर और उजाड़ जानवर। जंगली जानवर सबसे आम प्रकार के जानवर थे। वे पृथ्वी पर बाघों और तेंदुओं जैसे ही थे। एक अनुभवी शिकारी, भले ही उसके पास मार्शल आर्ट का ज्ञान न हो, जाल लगाकर उन्हें पकड़ सकता था। जहां तक खूंखार जानवरों की बात है तो वे अपने आप में एक फोर्स थे। उनकी ताकत बैंगनी रक्त योद्धा के बराबर थी। क्लाउड वाइल्डरनेस में बहुत सारे खूंखार जानवर थे। दरअसल शिकार पर निकले उस कबीलों के शिकारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये खूंखार जानवर ही थे। हालांकि उजाड़ जानवर ताकतवर होते थे, लेकिन वे उजाड़ भूमि कहे जाने वाले इलाकों में निष्क्रिय रहते थे, जहां उजाड़ की शक्ति प्रचुर मात्रा में होती थी। जब तक कोई उजाड़ भूमि से दूर रहता तब तक वो सुरक्षित रहता। हालांकि भयंकर जानवरों का फैलाव बहुत व्यापक था, ये अनकंट्रोल्ड था। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के पास शिकार करने की क्षमता थी, न केवल इसलिए कि उनके पास कई भयंकर जानवरों को मारने की क्षमता थी, बल्कि इसलिए भी कि यदि वे किसी एक को हरा नहीं पाते थे तो उन्हें भागने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तलवारधारी ने जंगल पार करके अनगिनत खूंखार जानवरों को आसानी से मार गिराया था। ऐसी ताकत वाकई काबिले तारीफ थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सींग वाले जानवर के शरीर पर उभरी हुई बड़ी थैली साफ तौर पर उन खूंखार जानवरों का शिकार किया हुआ मांस था। एक दिन अंततः मेरे पास वो ताकत होगी और मैं उससे भी कहीं अधिक ताकत रखूंगा, विक्रम ने डिसीजन लिया। ये सुनकर कि उन्हें मवेशियों को मारने की जरूरत नहीं है, कुलपति प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने विनम्रता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी मेहमान से खाना नहीं बनवा सकते। हमारा लियान कबीला भले ही गरीब हो, लेकिन बस अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ, तलवारधारी ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। उसे लियान जनजाति के दिखावटी शिष्टाचार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महाराजदूत, कृपया बोलें। हालांकि मेरा लियान कबीला कुछ भी नहीं है, फिर भी इसमें हजारों लोग हैं। अगर महाराजदूत के पास कोई ऐसा अनुरोध है जिसमें हमारी जरूरत हो तो कृपया अपनी बात कहें। कुलपति ने अपनी बात बीच में ही रोक दिए जाने की जरा भी चिंता किए बिना विनम्रता से कहा। वो जानते थे कि दिव्य रक्षक दल का कोई सदस्य लियान कबीला जैसी बेकार जगह पर नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, हाल ही में क्लाउड वाइल्डरनेस में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और लियान जनजाति का निवास उसी आयोजन स्थल के भीतर है। दिव्य रक्षक दल इसी कारण से यहाँ है। जैसे ही उस आदमी की आवाज धीमी हुई, कुलपति के चेहरे के भाव बदल गए। क्लाउड वाइल्डरनेस में कुछ हुआ है? इसके अलावा उनके शब्दों के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वे वहां आए कई दिव्य रक्षक दल सदस्यों में से एक थे। एक ऐसी घटना जिसे दिव्य रक्षक दल महान मानते थे, उसे लियान जनजाति का कबीला समझ ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस घटना के प्रभाव क्षेत्र में होना लियान जनजाति के लिए वरदान है या अभिशाप। यदि वे इतने बड़े मामले की चपेट में आ गए तो लियान आदिवासी कबीले का चींटी जैसा अस्तित्व बिना किसी आवाज के खत्म हो जाएगा। कुलपति के हाव भाव देखकर उस आदमी ने शांत भाव से कहा, इस मामले में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके कबीले के आसपास से बहुत से लोग गुजरते होंगे, उनमें कई बड़े लोग भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें नाराज न किया जाए। हाँ, मैं जो उच्च राजदूत कह रहा हूं उसे ध्यान में रखूंगा, कुलपति ने सिर हिलाया। उस आदमी ने आगे कहा, लियान जनजाति के कबीले में मेरा आना एक कन्वीनियंस का मामला था। मेरे वरिष्ठों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें जल्द ही होने वाले राज्य के चुनाव की तैयारी के लिए कुछ सजेशन दूं। ये कहकर वो आदमी कबीले की ओर मुड़ा। उसकी आवाज 10 मील दूर से भी तेज और साफ सुनाई दे रही थी। क्षण भर के लिए उग्र भीड़ शांत हो गई। मेरा नाम आचार्य वेदांत है, अच्छी तरह याद रखना। लियान जनजाति के इस कबीले में मेरा आना 28 साल से कम उम्र के 30 युवाओं को अपने टेम्पररी शिष्यों के रूप में चुनने के लिए है। मैं तुम्हें आसन और तकनीकों के बारे में सजेशन दूंगा। मैं यहाँ सिर्फ 3 से 5 दिन ही रहूंगा। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम मेरी सिखाई हुई बातों को समझ गए तो तुम राज्य के चयन में जरूर पास हो जाओगे। जैसे ही आचार्य वेदांत ने ये शब्द कहे, लियान जनजाति के लोगों की सांसें रुक गईं। राज्य का चयन, ये उनके भविष्य से जुड़ा था। पूरी जनजाति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पुल जला दिए थे कि विक्रम योद्धा चयन में पास हो जाए। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य खास तौर पर उत्साहित थे। वे इतने उत्साहित थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
दिव्य रक्षक दल का एक विशेषज्ञ उनके लियान कबीले के पास आया और उन्हें उनके कौशल और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। ये कितनी अच्छी बात थी। उन्हें राज्य के चयन में उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन यदि उन्हें आचार्य वेदांत के हिंट्स प्राप्त हुए और दिव्य रक्षक दल से उन्नत कौशल सीखा तो यह उनके भविष्य के विकास में सहायक होगा। जब विक्रम ने अंततः राज्य के चयन को पारित कर दिया और शहर में प्रवेश किया तो जो लोग अधिक शक्तिशाली थे वे अपने लिए धन जीत सकते थे। 30 लोगों का चयन मैं करूंगा। राज्य के चयन के प्रतिभागी भी उन्हीं 30 लोगों में से चुने जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जो लोग मेरे द्वारा नहीं चुने गए हैं वे राज्य के चयन में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। आचार्य वेदांत की बातें सुनकर आदर्श को अचानक समझ आ गया। यह आचार्य वेदांत राज्य चयन का पहला परीक्षक था। राज्य का चयन मेघ वन्य क्षेत्र में बहुत कम होता था। मेघ वन्य क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी, इसलिए योद्धाओं की औसत संख्या कम थी। चूंकि वितरण विस्तृत था, इसलिए परीक्षा आयोजित करना कठिन था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जनजातियां परीक्षा में भाग ले सकें, बड़ी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए आचार्य वेदांत जैसे अनुभवी कुलीन दिव्य रक्षक दल द्वारा प्रारंभिक चयन करने से बहुत समय की बचत होगी। अब जो भी 3 दिन के प्रशिक्षण में भाग लेकर मेरे टेम्पररी शिष्य बनना चाहते हैं और राज्य के चयन में भाग लेना चाहते हैं वे आगे आएं। मैं 30 लोगों को चुनूंगा। आचार्य वेदांत के ये कहते ही हंगामा मच गया। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य सबसे पहले अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। जो लोग भीम की तरह दृष्टिकोण को पढ़ना जानते थे वे पहले विक्रम की ओर अनुमोदन के लिए देखते थे, उसके बाद वे आचार्य वेदांत के सामने जाने के लिए आगे बढ़ते थे। कुछ ही देर में योद्धा तैयारी शिविर के सभी सदस्य आगे आ खड़े हुए। योद्धा तैयारी शिविर में लगभग 60 लोग थे और आयु की आवश्यकता को पूरा करने वालों की संख्या लगभग 40 थी। आचार्य वेदांत केवल 30 लोगों को चुनने जा रहा था, जिसका मतलब था कि लगभग 1 दर्जन लोग बाहर हो जाएंगे। योद्धा तैयारी शिविर के कमजोर सदस्य घबरा गए। उन्हें डर था कि आचार्य वेदांत उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। सभी यहाँ हैं आचार्य वेदांत, कृपया अपनी पसंद चुनें। निस्संदेह मैं भी राज्य के चयन में भाग लेना चाहूंगा। यदि संभव हो तो मैं आपका अंडरलिंग बनकर आपकी शिक्षाएं ग्रहण करना चाहता हूं, विक्रम ने आदरपूर्वक कहा। आचार्य वेदांत ने विक्रम पर एक नजर डाली और उसका आकलन किया। ओह, आपकी साधना का स्तर क्या है? आखिरकार एक नश्वर रक्त योद्धा साधना के शुरुआती चरणों में था और वो केवल अपने शरीर से जुड़े कौशलों का अभ्यास करता था। नश्वर रक्त के 5 स्तरों को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इसलिए एक नज़र से यह बताना इम्पॉसिबल था कि किसी व्यक्ति ने अपनी मेरिडियन खोल ली है या नहीं, या उसकी हड्डियां और टेंडन ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। केवल आध्यात्मिक स्तर पर साधना स्तर तक पहुंच चुका व्यक्ति ही किसी व्यक्ति की सिद्धि के स्तर को भाप सकता था। इसे स्वर्ग के नेत्र खोलना कहा जाता था। तभी वे किसी नश्वर रक्त योद्धा के साधना स्तर का आकलन कर सकते थे। जाहिर है आचार्य वेदांत इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। प्रभु को उत्तर देते हुए, मैं क्यूई संग्राहक नश्वर रक्त स्तर 5 के शिखर पर पहुंच गया हूं। मैं बैंगनी रक्त क्षेत्र से बस 1 स्टेप दूर हूं। ओह, आचार्य वेदांत ने भौहें सिकोड़ी। एक छोटे से समुदाय में पलकर जिसके पास संसाधन नहीं है, इस मुकाम तक पहुंच पाना, या तो आपके पास असाधारण टैलेंट होना चाहिए या फिर कोई अच्छा मौका मिला हो। खैर, सब बहुत अच्छा है। आचार्य वेदांत ने सिर हिलाकर कहा। वेल डन, तो फिर पीछे ही रहो। प्रभु के मूल्यांकन के लिए धन्यवाद, विक्रम ने आदरपूर्वक कहा। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसने ये मानकर चल रहा था कि वो आचार्य वेदांत के मूल्यांकन में पास हो जाएगा। उसका लक्ष्य राज्य में चयन था। अगर वो प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया तो उसकी ऊंची महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। विक्रम को चुनने के बाद आचार्य वेदांत ने अपना सिर घुमाया और योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों की ओर देखा। निराशा का भाव महसूस करने से पहले वो उन्हें 5 मिनट तक घूरता रहा। विक्रम के अलावा पूरे लियान आदिवासी कबीले में किसी और पर उनकी नजर नहीं पड़ी। वो कमजोर लोगों में से ही एक सेनापति चुन सकता था। उसने अनिच्छा से कुछ चुनना शुरू किया। हालांकि उनके वरिष्ठों ने उन्हें 30 लोगों को चुनने का आदेश दिया था, आचार्य वेदांत के अपने सिद्धांत थे। वे उन लोगों को पढ़ाने की जहमत नहीं उठाते थे जिनमें टैलेंट की गंभीर कमी थी। क्या लियान आदिवासी कबीले में कोई और नहीं है जो राज्य के चयन में भाग लेना चाहता हो? आचार्य वेदांत की नजर लियान आदिवासी कबीले के आम लोगों पर पड़ी। आचार्य वेदांत की नजर पड़ते ही वे लोग समझदार हो गए। वे भी आचार्य वेदांत जैसे दिग्गज से सीख लेना चाहते थे, लेकिन वे गुजारा भी नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें कोई मार्शल आर्ट नहीं आती थी। अगर वे आगे भी खड़े होते तो आचार्य वेदांत उन्हें नकार देते। आगे बढ़ना केवल अपमानजनक होगा, पूरा कबीला उसके कमजोर प्रयासों का मजाक उड़ाएगा। आम लोगों की प्रतिक्रिया विक्रम की उम्मीदों के मुताबिक ही थी। उसने हंसते हुए कहा, प्रभु के सामने किए गए मजाक के लिए क्षमा करें। कबीले में जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे सभी यहाँ हैं। बाकी तो आम लोग हैं जो किसी काम के नहीं हैं। वे सिर्फ खेती और जड़ी बूटियां चुनने के काम आते हैं। वे मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए प्रभु इन लोगों पर ध्यान न दें। प्रभु कृपा करें।
इससे पहले कि विक्रम की बात खत्म होती, भीड़ में से एक आवाज आई, कृपया मुझे जाने दीजिए। एक क्षण में एक बढ़ता हुआ लड़का एक युवा लड़की को पकड़े हुए भीड़ से बाहर निकल आया। आदर्श पहले से ही देर से आया था, इसलिए वो भीड़ में सबसे आउटसाइडर था। उसे योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों को मिलने वाली अच्छी स्थिति पसंद नहीं थी। आदर्श, तुम? प्रिया को स्थिति समझने से पहले ही आगे खींच लिया गया था। भीड़ की आखिरी लेयर पार करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो और आदर्श कहाँ हैं। प्रिया हक्का बक्का रह गई। ये तो चौक का सेंटर था। आचार्य वेदांत को अपने सामने खड़े लियान आदिवासी कबीले के उच्च वर्ग से घिरा हुआ देखकर प्रिया क्षण भर के लिए खो गई। और इसी क्षण प्रिया ने महसूस किया कि आदर्श ने उसका हाथ छोड़ दिया है और उसे आगे बढ़ते देखा। उसने चलना तभी रोका जब वो योद्धा तैयारी शिविर के ग्रुप के पास पहुंचा। प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। योद्धा तैयारी शिविर के सभी सदस्य भी दंग रह गए। आचार्य वेदांत ने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप भाग लेना चाहते हैं? हाँ महामहिम, आदर्श ने संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा। उन शब्दों ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया और सब लोग आदर्श को देखकर दंग रह गए। ये आदर्श पागल हो गया होगा? उसे अपनी जगह का अंदाजा नहीं था। वो एक छोटे से बच्चे जैसा था और शायद उसका वजन 80 पाउंड भी नहीं था। भीड़ में जितने भी बलवान लोग अयोग्य थे, वे सब उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा आदर्श ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। जड़ी बूटियां चुनते चुनते उसकी जान ही निकल गई थी। वो तो उजड़ी हुई हड्डियों के लिए लकड़ियां भी नहीं काट पाता था, और फिर भी वो इसमें शामिल होना चाहता था। जो लोग नामांकन कराना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, वे उस युवा लड़के आदर्श को गुस्से से देखने लगे। ये बच्चा ऐसे मौके पर मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्या वो जीना नहीं चाहता? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को साहस के साथ कोई ऐसा काम करते देखता है जिसे करने का साहस उसमें नहीं था, तो अक्सर उसके मन में ईर्ष्या की फीलिंग पैदा होती है। लियान जनजाति के कई आम लोग ठीक इसी स्थिति में थे। आदर्श, तुम छोटे गुलाम, अपने बड़ों का सम्मान न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम उससे खिलवाड़ कर सको। नीचे उतर जाओ। विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी हरकत करेगा। आदर्श तो बस एक बच्चा था और बच्चों में सबसे कमजोर था। चयन के लिए नामांकन करने की हिम्मत करके जाहिर है कि उसने समय बिताने के लिए आचार्य वेदांत का इस्तेमाल किया था। ये बहुत अपमानजनक था। इससे आचार्य वेदांत के सामने उसकी रेपुटेशन भी धूमिल हो सकती थी। आचार्य वेदांत सोचेगा कि उसे डिसिप्लिन की समस्या है, कि वो एक बच्चे को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आदर्श ने विक्रम पर एक नजर डाली और उसके अत्याचारों का शांति और तीखेपन से जवाब दिया। जंगल में कमजोर लोग गुलामों की तरह गुलाम बनाए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कमजोर ही गुलाम होते हैं। अगर मेरी ताकत कमजोर है तो मुझे गुलाम कहना ही सही है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर किसी दिन युवा स्वामी विक्रम को अपने से ज्यादा ताकतवर कोई मिल जाए तो वो भी गुलाम बन जाएगा। युवा स्वामी विक्रम इस बारे में क्या सोचते हैं? विक्रम के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से से लाल हो गया। ये क्या था? कबीले के एक छोटे से गुलाम ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। यदि आचार्य वेदांत न होता तो विक्रम ने आदर्श को थप्पड़ मारकर मार डाला होता। कमजोर लोग गुलामों की तरह गुलाम बनाए जाते हैं? आचार्य वेदांत मुस्कुराया। उसने आदर्श की तरफ एक अप्रत्याशित नजर डाली। इंटरेस्टिंग है, एक छोटे से कबीले में पैदा होने के बावजूद इतनी समझ। तुमने सही कहा, कमजोर लोग गुलामों की तरह गुलाम बनाए जाते हैं, और ये बात सभी पर लागू होती है। अगर मुझे किसी दिन मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी के अंडर होना पड़े तो मैं भी गुलाम बन जाऊंगा। आचार्य वेदांत की बातें सुनकर आदर्श हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आचार्य वेदांत खुलेआम स्वीकार करेगा कि वो किसी और के अधीन हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों में ऐसी स्पष्टवादिता दुर्लभ नहीं होती, लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति के प्रति ऐसा व्यवहार कम ही देखा जाता था, क्योंकि यह तिरस्कारपूर्ण होता था। आचार्य वेदांत की पहुंच क्षमता ने आदर्श को आश्चर्यचकित कर दिया। आचार्य वेदांत की बातों से विक्रम को अपना गुस्सा वापस लेना पड़ा। एक कुलीन दिव्य रक्षक दल ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि विक्रम ऐसे मौके पर आदर्श की गड़बड़ी बर्दाश्त कर सकता था। उसने आचार्य वेदांत से कहा, महाराज, इस बच्चे का नाम आदर्श है। ये हमारे लियान कबीले का एक नीच बच्चा है। इसकी कोई मार्शल आर्ट की बैकग्राउंड नहीं है। ये यहाँ सिर्फ अपना समय बिताने के लिए आपका इस्तेमाल करने आया है। ये नीच मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। कृपया अपने कबीले को अनुशासित न कर पाने की मेरी अक्षमता को दोष न दे, जिससे ये मजाक बन रहा है। विक्रम इसलिए इतना क्रोधित नहीं था क्योंकि आदर्श ने उसके अधिकार पर सवाल उठाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आचार्य वेदांत के सामने उसे अपमानित किया था। अप्रत्याशित रूप से आचार्य वेदांत को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने सहजता से एक जगह की ओर इशारा करते हुए आदर्श से कहा, बचपन में तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो, यहाँ खड़े रहो। मैं बाद में मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए तुम्हारी योग्यता जांचूंगा। आचार्य वेदांत आदर्श की कद्र तो करता होगा, लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं थी।
उसके हिसाब से जंगल में बहुत कम लोग मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त होते हैं। चूंकि आदर्श ने आगे खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी, इसलिए वो आदर्श की जांच में मदद करेगा। चूंकि आचार्य वेदांत ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, इसलिए विक्रम आदर्श पर नाराजगी भरी नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कह सका। धन्यवाद महामहिम। आदर्श ने शालीनता से उनका धन्यवाद किया और योद्धा तैयारी शिविर के सैनिकों के पास खड़ा हो गया। संयोग से वो भीम के बगल में खड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भीम विक्रम के बहुत करीबी थे, इसलिए वे योद्धा तैयारी शिविर के अघोषित लीडर बन गए थे। इस तरह वे सैनिकों की कतार में सबसे आगे खड़े थे। आदर्श के आने पर वे स्वाभाविक रूप से भीम के बगल में खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप आदर्श अब पहले स्थान पर खड़ा था। इस बात पर भीम थोड़ा चिढ़ गया। क्या मजाक है, वो तो बहुत बड़ा और ताकतवर था, उसकी तुलना इस छोटे से मंदबुद्धि से कैसे हो सकती है। वो भविष्य में एक राज्य के शूरवीर के परिवार का हिस्सा बनकर शहर में उच्च पद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। एक मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ क्या झगड़ा करना था। छोटे गुलाम, तुम यहां मजाक करने आए हो, है ना? भीम ने मजाक किया। वो आदर्श को खुद को बेवकूफ बनाते देखने का इंतजार कर रहा था। आदर्श को उसकी कोई परवाह नहीं थी और वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। इस समय आचार्य वेदांत ने अपना चयन शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि आचार्य वेदांत के चयन का क्राइटेरिया क्या है। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका इंतजार किया। आपकी एज क्या है? आचार्य वेदांत ने पहले व्यक्ति की ओर देखा। एक नाटा मगर हट्टा-कट्टा आदमी, योद्धाओं की टुकड़ी के सदस्य, मस्कुलर और सांवले रंग के थे। इस आदमी का लियान जनजाति के कबीले में काफी रुतबा था। यहां तक कि योद्धा तैयारी शिविर में भी वो सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। आचार्य वेदांत द्वारा सबसे पहले जांचे जाने पर वो प्राउड महसूस कर रहा था और एक्सपेक्टेशन से भरा था। प्रभु, मैं इस साल 26 साल का हो गया हूं। मैं 400 पाउंड का पत्थर का रोलर उठा सकता हूं। मैं बकवास नहीं कर रहा। इतना भारी पत्थर मैं खिलौने की तरह 4-5 बार उठा सकता हूं। अगर प्रभु मेरे पीछे आना चाहें तो मैं उसे उठाकर आपको दिखा दूंगा। उस आदमी ने कॉन्फिडेंस से अपना परिचय दिया। आचार्य वेदांत ने उसके घमंड भरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने युआन क्यू का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जिसने स्वर की आंखें खोली हैं, वो एक नज़र में किसी व्यक्ति की मांसपेशियों, मेरिडियन हड्डियों को देख सकता है और वहां से ये निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं। हालांकि आचार्य वेदांत उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उसकी चयन मेथड ये थी कि किसी व्यक्ति को थोड़ी युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाया जाए और देखा जाए कि उसका शरीर उसे कैसे एब्जॉर्ब करता है। जो लोग इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते थे, उनका शरीर उपयुक्त था। जो लोग इसे कम एब्जॉर्ब कर सकते थे, उनका शरीर अनुपयुक्त था। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आचार्य वेदांत अवाक रह गया। उसने जितनी युआन क्यूई इंजेक्ट की थी, उसका 10% से भी कम हिस्सा उस आदमी ने सोखा था, यानी लगभग 7-8%। ये टैलेंट देखने के लिए बहुत असहनीय थी। क्या आपको लगता है कि आप अपने दुश्मनों को सिर्फ इसलिए हरा सकते हैं क्योंकि आप पत्थर उठा सकते हैं? आचार्य वेदांत ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, आपका शरीर बहुत सामान्य है, ये मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। आचार्य वेदांत के शब्द उस आदमी के चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी के छींटे की तरह थे। आत्मप्रशंसक आदमी कंफ्यूज्ड हो गया। मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं? मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त कैसे नहीं हो सकता? वो आदमी बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन आचार्य वेदांत की ठंडी निगाहों के संपर्क में आते ही वो एक पराजित योद्धा की तरह पीछे की ओर गायब हो गया। मैं बचपन से ही अपने साथियों से ज्यादा ताकतवर रहा हूं। बड़ा होकर मैं 400 पाउंड का पत्थर का रोलर उठा सकता हूं। अगर मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं होता तो क्या मैं इतना भारी पत्थर का रोलर उठा पाता? ये विचार उस आदमी के मन में घूम रहे थे। वो सालों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और आचार्य वेदांत द्वारा ये कहे जाने पर कि वो मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, उसकी सारी पिछली मेहनत बेकार हो गई। बेशक उन्होंने ये बात केवल अपने मन में रखी, क्योंकि उनमें आचार्य वेदांत का विरोध करने का साहस नहीं था। अभी यहीं रुको। आचार्य वेदांत ने उसे तुरंत बाहर भेजने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसे वहीं रोक लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आचार्य वेदांत जानता था कि जंगल में चुनाव करते समय उसे मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ऐसे खराब एनवायरनमेंट में इन लोगों के लिए एक्सपर्ट बनना मुश्किल था। बिना किसी एक्सपर्ट के एक जनजाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहेगी और यह बहुत ही इम्पॉसिबल है कि उसमें से कोई विलक्षण टैलेंट निकल सके। लेकिन बहुत जल्दी ही आचार्य वेदांत को एहसास हुआ कि उसने विशाल जंगल में मौजूद लोगों की क्वालिटी को कम करके आंका था। उसे समझ आने लगा कि सबसे बुरा जैसा कुछ नहीं होता, बस बदतर ही होता है। जैसे जैसे वो लाइनअप में आगे बढ़ता गया, पहले वाला आत्म प्रशंसक आदमी वास्तव में बुरा नहीं माना जाने लगा। जैसे जैसे वो अंत तक पहुंचा, ज्यादातर लोग केवल 6-7% ही युआन क्यूई ग्रहण कर पाए, यहां तक कि कुछ तो केवल 4-5% ही ग्रहण कर पाए। ये एक भयानक सीन था। आचार्य वेदांत अपने मानकों को और कम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अंततः ये डिसीजन लिया कि जो लोग 6% से ज्यादा हिस्सा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वे पीछे रह सकते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप मुश्किल से ही क्वालिफाइड हैं।
आचार्य वेदांत ने असहाय भाव से उस मोटे आदमी को देखा और केवल मुश्किल से शब्द से ही इसका वर्णन कर सका। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी एलिमिनेशन दर लगभग 50% हो गई। योद्धा तैयारी शिविर के लगभग 40 सदस्यों में से केवल 20 ही ऐसे थे जो इन मानकों के अंतर्गत क्वालिफाइड थे, जो स्पष्ट रूप से 30 लोगों के गोल से चूक गए। आचार्य वेदांत वाकई सख्त हैं। योद्धा तैयारी शिविर के वे सैनिक बहुत ताकतवर हैं, फिर भी उनमें से आधे का सफाया कर दिया गया। शुक्र है कि हम ऊपर नहीं गए, वरना बहुत अपमानजनक होता। कुछ लोग जो पहले आदर्श को साइन अप करते देख प्रयास करना चाहते थे, वे लकी महसूस करने लगे। ऐसी एलिमिनेशन प्रोसेस के तहत केवल एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति का चयन किया जा सकता था, और वे समझ सकते थे कि आचार्य वेदांत उन लोगों से वाकई सैटिस्फाइड नहीं था जो वहां से गुजरे थे। क्योंकि चुनने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए उसे कमजोरों में से एक सेनापति चुनना पड़ा। ये बात समझकर भीड़ ने विक्रम की और भी अधिक प्रशंसा करना शुरू कर दिया। केवल विक्रम को बेहद बुरा नहीं की प्रशंसा मिली। आदर्श, प्रिया ने अपने नन्हे हाथों को पकड़ लिया। उसने आदर्श को चिंतित भाव से देखा। वो जानती थी कि आदर्श पिछले कुछ दिनों से गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी कैपेबिलिटी योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों से आगे निकल जाएगी। यदि आचार्य वेदांत योद्धा तैयारी शिविर से उन लोगों को भी नहीं चुनेगा, तो वो आदर्श को कैसे चुनेगा? प्रिया अभी भी चौक के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी सिचुएशन बेहद अजीब थी। भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसका भाई प्रारंभिक परीक्षा के कैंडिडेट्स में से एक था। प्रिया न तो पीछे हट सकती थी, न ही वहां खड़ी रह सकती थी। आदर्श ने प्रिया की चिंतित आंखों को देखा और अपना मुंह थोड़ा सा हिलाया। बहन प्रिया, डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगा। आदर्श की बातें सुनकर भीम जोर से हंस पड़ा। अरे बकवास करने वाले, मैं कोई भी आवारा कुत्ता चुन सकता हूं और वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा। आचार्य वेदांत तुम्हें नहीं, बल्कि एक कुत्ते को अपना शिष्य चुनना ज्यादा पसंद करेंगे। निंदक उपहास का सामना करते हुए आदर्श केवल भीम की आंखों में ठंडेपन से देख सकता था और कह सकता था, आपको बस अपना ख्याल रखना चाहिए। मेरे लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अरे ये लड़का तो वाकई बहुत बेवकूफ है। सोचो, इसने मेरे खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। अगर आज तुम चुन लिए गए तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर लगे उस बड़े पगोड़ा के पेड़ को उखाड़कर उसके पत्ते और जड़ सब खा जाऊंगा। भीम ये कहते ही जोर से हंस पड़ा। उसी समय भीम के बगल में खड़ा एक और आदमी, जो योद्धा तैयारी शिविर का एक और सदस्य था, मजाक में बोला, तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर लगे उस बड़े पत्थर के रोलर को खा जाऊंगा। हा, तुम लोग वाकई मजाकिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ईस्ट रिवर का सारा पानी पी जाऊंगा। योद्धा तैयारी शिविर के लोग उपद्रवी होने लगे। आदर्श ने असहाय होकर उन लोगों को देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, वॉटएवर। इस समय आचार्य वेदांत भीम के पास पहुंच चुका था। भीम ने अपनी मुस्कान पोंछी और सीधा खड़ा हो गया। आचार्य वेदांत ने भीम के शरीर पर प्रेशर डाला और कहा, 28? भीम ने जल्दी से उत्तर दिया, प्रभु की आंखें सचमुच बड़ी हैं, मैं तो सचमुच 28 साल का हूं। आचार्य वेदांत ने भीम के लिए भौहें चढ़ाई, जो उसे भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। लेकिन ये देखते हुए कि संख्याएं बहुत कम थीं, उसने अनिच्छा से कहा, मुझे लगता है कि तुम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो। मैं तुम्हें संख्याएं पूरी करने के लिए रखूंगा। आचार्य वेदांत इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे कि क्लाउड वाइल्डरनेस में राज्य का चयन करना एक व्यर्थ प्रयास था। भीम ने राहत की सांस ली और अपनी मुट्ठियां हिलाते हुए कहा, यस, मैं पास हो गया। वो बहुत एक्साइटेड था और आदर्श के सामने परफॉर्म करने लगा। हालांकि वो मुश्किल से मिनिमम स्टैंडर्ड तक पहुंचा था, फिर भी वो पास हो गया था। वो उच्च राजदूत के साथ युद्ध कला का अभ्यास करने वाला था। जब उसकी एडवांसमेंट तीव्र हो जाएगी तो वो कई पत्नियां विवाह कर सकता था और मानवता के शिखर की ओर बढ़ सकता था, जिसकी तुलना आदर्श जैसे कमजोर व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। इस समय आचार्य वेदांत आदर्श के सामने था। सबकी नजरें आदर्श के शरीर पर केंद्रित थीं। विक्रम ने व्यंग्य किया, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे। ये विचार उसके मन में आया था, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। आदर्श एक मानसिक रूप से विकलांग बच्चा था, इसलिए अपमानित होने पर भी आदर्श को कुछ पता नहीं चलता। एक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को बात समेटने की जरूरत नहीं थी। हंगामा मचना आम बात थी। वो शायद इन तानों को तारीफ भी समझ लेता था। विक्रम जब इस नतीजे पर पहुंचा तो उसके मन में कोई शब्द नहीं रह गया। ये उस कहावत की तरह था कि मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वे तुम्हें अपने लेवल पर लाएंगे और एक्सपीरियंस से तुम्हें हरा देंगे। आदर्श, ठीक है। जैसे ही आचार्य वेदांत आदर्श के सामने खड़ा था, हाँ मेरे प्रभु, क्या आपने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया? आचार्य वेदांत ने आदर्श की तरफ एक उदासी नजर डाली। वो अभी बैंगनी रक्त के क्षेत्र में ही था और आदर्श का स्तर नहीं बता सकता था, लेकिन उसने महसूस किया था कि आदर्श के शरीर में कोई शक्ति छिपी है। टैलेंटेड होते हुए भी हम्बल होना। मैंने थोड़ा ट्रेनिंग लिया है। आदर्श ने समझदारी से अपने शब्द चुने। सबक चुराकर ट्रेनिंग लेना भी ट्रेनिंग ही माना जाता था। प्रभु, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। भीम ने चुगली करना शुरू किया। मैं इस फैक्ट की कंफर्मेशन कर सकता हूं कि इस बच्चे ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। आदर्श ने भीम को ऐसे देखा जैसे वो कोई मंदबुद्धि हो,
तुम्हें कैसे पता कि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ? मैं कई बार आदिवासी इलाकों से गुजरा हूँ। मैंने प्रशिक्षक द्रोण की सिखाई हुई कुछ कलाओं का अभ्यास भी किया है। आदर्श ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। ये उस दिन की तैयारी के लिए था जब उसे अपनी असली ताकत दिखानी थी। इससे लोग उसे एक विलक्षण टैलेंट समझने लगेंगे और बैंगनी क्रिस्टल की खोज का रिस्क कम हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वो ये बताने में असमर्थ होता कि उसे ये सारे कौशल कहाँ से मिले। तुमने चुपके से मार्शल आर्ट सीखी है? आदर्श की बातें सुनकर न सिर्फ भीम हंसा, बल्कि योद्धा तैयारी शिविर के दूसरे सदस्य भी अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आचार्य वेदांत के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। इस समय तक किसी ने भी चोरी छिपे मार्शल आर्ट सीखने के उसके अपराध पर ध्यान नहीं दिया। योद्धा तैयारी शिविर के एक सदस्य ने कहा, प्रशिक्षक द्रोण की ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट कितनी गहरी है। हम उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखकर भी इसे समझ नहीं पाए। तुम कमजोर बच्चे इसे चुपके से सीख गए। तुम क्या सीख सकते थे? आदर्श को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वो बस ये आभास देना चाहता था कि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। जब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा तो इसका इस्तेमाल ब्लो को कम करने के लिए किया जा सकेगा। आचार्य वेदांत ने आदर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे अपनी युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाते हुए सोचा। आचार्य वेदांत को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने आदर्श की बहादुरी की सराहना की थी, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में किसी बच्चे का आगे आना दुर्लभ था। बेशक सराहना एक बात थी, लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास सिर्फ बहादुरी के बारे में नहीं था। आचार्य वेदांत द्वारा आदर्श के शरीर में छोड़ी गई युआन क्यूई ने परिसंचरण पूरा कर लिया, और जब वो उत्सुकता से युआन क्यूई को वापस पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, ये देखने के लिए कि कितनी मात्रा एब्जॉर्ब हुई थी, उसे एहसास हुआ कि उसने जो युआन क्यूई इंजेक्ट किया था वो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ये है। आचार्य वेदांत ने घूर कर देखा, ये कैसे हो सकता है? उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि उसे अपनी सिचुएशन पर विश्वास करने से इनकार था। उसने आदर्श के शरीर में युआन क्यूई का एक और इंजेक्शन लगाया। युआन क्यू का ये एक्सप्लोजन आदर्श के मेरिडियन में ऐसे घुसा मानो किसी ब्लैक होल में घुस गया हो। जैसे ही ये आदर्श के हृदय के पास से गुजरा, बैंगनी क्रिस्टल में समा गया और एक ड्रॉप भी नहीं बची। आचार्य वेदांत चौंक गया। आदर्श में उसने जो युआन क्यू इंजेक्ट किया था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया था। आचार्य वेदांत की भौहें चढ़ी देखकर विक्रम को समझ नहीं आया कि आचार्य वेदांत नाराज हो गया है या नहीं। वो उदास भाव से आचार्य वेदांत के पास गया। विक्रम के विचार लियान जनजातीय कबीले की आचार्य वेदांत द्वारा की जा रही जांच के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन अफसोस आदर्श जैसे अजीब फूल ने इसे गड़बड़ कर दिया था। हालांकि वो लियान जनजाति के लोगों के जीवन को गंदगी समझता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों के सामने लियान जनजाति को शर्मिंदा किया जाए। इससे दूसरे लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे। विक्रम ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भोज तैयार हो गया है, क्या हम पहले खाना खाएं? विक्रम आचार्य वेदांत का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि वो आदर्श वाली घटना को छुपा सके, लेकिन अचानक आचार्य वेदांत ने दोनों हाथों से आदर्श के कंधे पकड़ लिए। उन्होंने आदर्श को ध्यानपूर्वक मापा। क्या विशाल जंगल में रहने वाली एक गरीब जनजाति ऐसी टैलेंट पैदा कर सकती है? इसके अलावा उनके सामने खड़े इस युवक में मार्शल आर्ट के प्रति साहस और कमिटमेंट थी। उसने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर खुद को साबित किया था। इसके अलावा उस युवक के अंदर एक छिपी हुई शक्ति थी। इसी ने आचार्य वेदांत की इंटरेस्ट जगा दी थी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे विशाल जंगल में एक छोटी सी जनजाति में इतना अनगढ़ रत्न मिलेगा। आचार्य वेदांत अपनी तारीफों में कंजूसी नहीं कर रहा था। उसकी आवाज दूर तक और ऊंची सुनाई दे रही थी। आदर्श के बगल में भीम था, जो आदर्श के डिस्क्वालीफाई होने पर उसका मजाक उड़ाने को तैयार था। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, मानो किसी मुर्गे की गर्दन पकड़ ली गई हो। आचार्य वेदांत ने अभी क्या कहा? मैंने गलत नहीं सुना। विक्रम, जो आचार्य वेदांत को भोजन पर ले जाने की तैयारी कर रहा था, हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। बाहरी घेरे में खड़े लोग जो हालात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। आचार्य वेदांत की तारीफ सुनकर उनकी इंटरेस्ट बढ़ गई। किसको? इतनी बड़ी तारीफ किसे मिली? बाहरी घेरे में खड़े लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उछलने लगे। तुम्हारा शरीर सीमलेस है। कमजोर पर्पल ब्लड वाला सीमलेस बॉडी भी बहुत अच्छा है। बड़ी जमात में भी तुम्हारी कद्र होगी। निर्बाध शरीर। विक्रम सहित अन्य लोगों को सीमलेस बॉडी शब्द का पता नहीं था, लेकिन इससे उन्हें आचार्य वेदांत के एटीट्यूड को समझने से नहीं रोका जा सका। बहुत अच्छा। अनपॉलिश रत्न एक बड़ी जनजाति में भी सराहा गया। यहां तक कि भीम भी अपनी कमजोर मानसिक प्रक्रियाओं के साथ जानता था कि आदर्श के लिए आचार्य वेदांत की प्रशंसा विक्रम से अधिक थी। ये कैसे हो सकता है? भीम को ऐसा लगा जैसे उसने एक पाउंड मल खा लिया हो, और उसके चेहरे पर एक अद्भुत भाव आ गया। योद्धा तैयारी शिविर के अन्य सदस्य हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। भाई, वो प्रिया की आंखें नम थीं। वो अकेली थी जिसने चाहा था कि आदर्श कुछ बन जाए,
हालांकि खुशी इतनी अचानक आई थी कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने आदर्श को डायपर पहनने से लेकर अब तक बढ़ते देखा था। उसे कभी नहीं लगा था कि आदर्श टैलेंटेड है। क्या आचार्य वेदांत ने जो कहा वो सच था? प्रिया को कुछ अजीब सा लगा। क्या विक्रम का मूल्यांकन भी उसके भाई से कमजोर था? ये बच्चा मार्शल आर्ट का महारथी, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो इसे स्वीकार नहीं कर सका। आचार्य वेदांत ने आदर्श का और भी अधिक सपोर्ट किया था। विक्रम हमेशा से ही लियान आदिवासी कबीले में नंबर 1 टैलेंटेड व्यक्ति था। वो किसी को अपने से आगे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसके अलावा दूसरा व्यक्ति एक युवा गुलाम था। प्रभु उच्च राजदूत, आप कहते हैं कि यह बच्चा मार्शल आर्ट का टैलेंटेड है। क्या आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है? सभी को आचार्य वेदांत की बातों पर संदेह था, लेकिन केवल भीम ही इसे अपने अंदर नहीं रख सका और मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। आचार्य वेदांत का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है? भीम चौंक गया। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, छोटे से मुझ में हिम्मत नहीं है। आचार्य वेदांत ने भीम की ओर ठंडी नजर से देखते हुए कहा, मेरे पास समय कम है। 1 घंटे में जो लोग चुने गए हैं वे यहां इकट्ठा हो जाएं। मैं तुम्हें 3 दिनों तक मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। ये कहकर आचार्य वेदांत चला गया। उसे वेलकमिंग भोज में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। भीम, विक्रम और योद्धा तैयारी शिविर के बाकी लोग पूरी तरह से घबराहट से देख रहे थे। उन्होंने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वो कोई स्ट्रेंज पर्सन हो। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आदर्श प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुका था। उसे तो बहुत तारीफें भी मिली थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आदर्श। प्रिया ने देखा था कि विक्रम और उसके साथियों ने आदर्श को कितनी घूर कर देखा था। वो आदर्श को लेकर चिंतित होकर उसे अपने पास खींचने के लिए आगे बढ़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस लॉर्ड ने कहा था कि मैं मार्शल आर्ट के लायक नहीं हूं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ये लड़का कोई रत्न है या फिर क्या बॉडी है। मैं 400 पाउंड का पत्थर का रोलर उठा सकता हूं। लगता नहीं कि वो लड़का मुर्गे को भी मजबूती से पकड़ सकता है। मेरी उससे कंपैरिजन नहीं की जा सकती। वो छोटा मोटा आदमी चिल्लाने लगा। उनके शब्दों को आश्चर्यजनक रिएक्शन मिला। मैं उस बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे बिलीव नहीं होता। ये बच्चा निश्चित रूप से बहुत लकी है। योद्धा तैयारी शिविर में पहले तो कॉन्फिडेंस भरा था, लेकिन आचार्य वेदांत की प्रारंभिक परीक्षा में ये कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। आदर्श ही एकमात्र ऐसा था जिसे उच्च प्रशंसा मिली थी। वे निश्चित रूप से असंतुष्ट थे। इस समय भीम आदर्श की ओर बढ़ते हुए बोला, बच्चे, ज्यादा घमंड मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आचार्य वेदांत को क्या हुआ था। तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते? तुम बचपन से ही किसी छोटी बच्ची की तरह बीमार रहे हो। तुम 50 पाउंड का पत्थर भी नहीं उठा सकते। जड़ी बूटियां चुनते उठाते तुम लगभग मर ही गए थे। मार्शल आर्ट में इतना माहिर इंसान? भीम गलत नहीं था। आदर्श की उम्र के बच्चे 50 पाउंड का पत्थर का वजन उठा सकते हैं और आदर्श कुछ महीने पहले मुश्किल से 30 पाउंड ही उठा पाता था। आदर्श ने स्वयं सीमलेस बॉडी असेसमेंट की उम्मीद नहीं की थी। आदर्श, जिसके पास बैंगनी क्रिस्टल था और मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने से उसकी तीव्र इंद्रियां थीं, पहले ही भांप चुका था कि आचार्य वेदांत क्या कर रहा है। उसने किसी व्यक्ति की टैलेंट को परखने के लिए ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया था। ये ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप आचार्य वेदांत को गलतफहमी हो गई। उनकी टैलेंट के बारे में सच कहूं तो उनके शरीर की जन्मजात प्रतिभा कुछ खास नहीं थी। निश्चित रूप से कोई सीमलेस बॉडी नहीं थी। एक सच्चे मार्शल आर्ट कलाकार की बनावट आदर्श जैसी कमजोर नहीं होती। अगर किसी शरीर का ऊर्जा के साथ गहरा जुड़ाव होता तो वो अदृश्य रूप से आसपास की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता, जिससे शरीर मजबूत बनता। कोई ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि विशाल जंगल में पला बढ़ा एक भूखा बच्चा विलक्षण टैलेंट का धनी हो सकता है? बेशक, हालांकि आदर्श इसे समझता था, फिर भी उसने अपनी विलक्षण टैलेंट की उपाधि को स्वीकार करने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने अपनी ताकत का खुलासा किया तो ये खुद को समझाने का एक अच्छा तरीका था। ये कहते हुए आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ भीम की ओर देखा। आदर्श को अपनी ओर देखते देख भीम ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे घूरा। क्या? एंग्री? अगर तुम एंग्री हो तो मुझसे लड़ सकते हो। मैं तुम्हें अपनी उंगली से कुचल दूंगा। अगर मैं एक बाल और लगा दूं तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। भीम भी गुस्से में था। वो आदर्श को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन आदर्श ने शांति से उत्तर दिया, चाचा भीम, क्या आपने बड़े पगोड़ा पेड़ को खाना समाप्त कर दिया है? एक वाक्य से इंपॉर्टेंट स्ट्राइक। भीम के मजाकिया शब्द जो उसने कहने की सोची थी उसके गले में ही अटक गए। वो चुप रहा और उसकी आंखें जमीन पर पड़ी मरी हुई मछली की तरह घूर रही थीं। और वो पहले वाला योद्धा, क्या तुमने वो पत्थर का रोलर खा लिया है? ओहो, और एक और था जो ईस्ट रिवर का पानी पीना चाहता था। आदर्श ने हंसी से कहा। उसका शरीर छोटा और दुबला पतला था, जबकि उसका चेहरा अभी भी बच्चों जैसा था। ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसके हर शब्द में एक जबरदस्त विनाशकारी शक्ति समाहित थी। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों ने तुरंत अपने स्टेटमेंट से मुकर गए। किसी ने भी उनकी कही बातों की जिम्मेदारी नहीं ली।
उन्होंने पहले पूरे कबीले के सामने जो शब्द कहे थे वे उनके मुंह पर ही पड़ गए थे। मेरे साथी योद्धाओं, मैं छोटा सा रेस्ट करने के लिए वापस जाऊंगा। मुझे आचार्य वेदांत के साथ युद्ध कला का अभ्यास करने की तैयारी करनी है। और युवा गुरु विक्रम, चूंकि मुझे युद्ध कला का अभ्यास करना है, क्या मैं इन वीरान हड्डियों को निखारने की लीव ले सकता हूं? आदर्श ने गंभीरता से पूछा। विक्रम का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। वो ऐसा न करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बिल्कुल, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए विक्रम को अपनी आंतों में मरोड़ महसूस हुई।